बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मंडे को जो सीज़ फायर ख़त्म होना था ईरान और अमेरिका का, वो अब बुध तक चला गया। डोनाल्ड ट्रंप के बकौल उन्होंने 2 दिन सीज़ फायर बढ़ा के बुध कर दिया और कहा है कि मज़ीद कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ बयानात दे रहे थे, उससे ईरान इंगेज करने से रिफ्यूज़ कर रहा था। उसकी बुनियादी वजह है कि जब भी कोई सीज़ फायर होता है तो मुज़ाकरात एक बराबरी के टर्म्स पे होते हैं, गुड फेथ में होते हैं। यानी कि आप कुछ अपना मौक़िफ़ लेके आते हो, कुछ अगले का मौक़िफ़ सुनते हो, और जो सालस होता है वो दोनों को आमने सामने बिठाता है। अमेरिका ने जैसे जंग मुसल्लत की ईरान के ऊपर, उसी तरह उन्होंने नेगोशिएशंस के मामले में भी अंधाधुन फायर मारे। अंधाधुन फायर यानी कि ज़ुबान से अपनी। डोनाल्ड ट्रंप एक बयान दे जो दूसरे बयान से मैच ना करे, जेडी वैंस एक बयान दे जो दूसरे बयान से मैच ना करे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि ईरान और बिलखसूस पाकिस्तान सच्चा ही साबित हुआ। शुरू में अमेरिका ने रिफ्यूज़ के तस्लीम करने से कि लबनान भी इस सीज़ फायर डील में शामिल है, लेकिन फिर आपने देखा कि सीज़ फायर को असली शक्ल देने के लिए 48-72 घंटे में लबनान का एक सीज़ फायर भी मैनेज किया गया। शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नेतन्याहू का कम हमले करो, लेकिन फिर अब बाकायदा सीज़ फायर हुआ। उस सीज़ फायर होने के बाद आपने देखा कि ईरान ने एक नरमी दिखाई। उन्होंने गुड फेथ में अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड खोला, जिसके बाद दुनिया की आलमी मंडियों में एक रिलीफ की सेंस बनी। लेकिन विद इन 24 आवर्स उन्होंने दोबारा बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ जाने नहीं दे रहा था वहाँ से। यानी कि एक ब्लॉकेड लगाया था ईरान ने, एक ब्लॉकेड लगा दिया अमेरिका ने। ईरान ने अपना ब्लॉकेड हटाया, अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया। और ट्रंप ने तो बड़े फ़ख्रिया किया कि $500 मिलियन का रोज़ नुकसान होता है ईरान को, क्योंकि मैंने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। जब ईरान ने ये देखा कि यार ये तो गुड फेथ में नेगोशिएशन ही नहीं कर रहे, ये एक बात करते हैं फिर दूसरी बात, तो ईरान ने वर्चुअली सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में आने से रिफ्यूज़ किया हुआ है। अब जेडी वैंस गालबन आज के दिन पहुंचेंगे। कल उन्होंने पहुंचना था, लेकिन उनकी फ़्लाइट डिले होती रही, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान किसी तरह ईरान को मना के टेबल पे ले आए। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिकन डेलीगेशन पहुंच जाती और ईरान की डेलीगेशन ना आती तो ये बहुत बड़ी तौहीन होनी थी वर्ल्ड सुपर पावर के लिए। लग अभी इस वक्त ये रहा है कि शायद ईरान की डेलीगेशन आएगी, लेकिन पहले जेडी वैंस ही पहुंचेंगे और उसके बाद ईरान की डेलीगेशन आएगी। पीछे से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जो नई ईरान की डील है, ये बार बार वो अनाउंस करें न्यू ईरान डील, क्योंकि वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आप एक सेकंड के लिए मुअज़्ज़ब फाते डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की हरकतें देखें। छोटे बच्चों को उन्होंने शहीद किया है, उनकी शहादतों के ऊपर खड़े होकर वो अपनी लोकल सियासत खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो डील हम बना रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है JCPOA डील से, यानी कि जो ईरान न्यूक्लियर डील बनाई थी बराक हुसैन ओबामा ने और स्लीपी जो बाइडन, वो जो बाइडन को स्लीपी जो बाइडन कहते हैं। उनका ये सबसे बुरी डील थी हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारी सिक्योरिटी के लिए, और इसने गारंटी किया था रोड कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। $1.7 बिलियन कैश दिया गया था ईरान को, और फिर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे, और इससे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ कोई हो नहीं सकती थी अमेरिका के लिए। हालांकि ये सब झूठ और नॉनसेंस है। जो कैश दिया गया था वो ईरान का ही था, जो अमेरिका ने जायज़ तरीके से फ्रीज़ किया हुआ था, और कोई हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर ईरान को नहीं आए। एक कौम है, वो रहती है, उन्होंने वर्चुअली अपने न्यूक्लियर एसेट्स उस वक्त भी गिव अप किए थे, लेकिन इन्होंने अपना जुल्म और बबरियत जारी रखना होता है। उसने कहा कि ये डील अंडर ट्रंप गारंटी करती है पीस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नॉट ओनली फॉर इजराइल इन द मिडल ईस्ट बट फॉर यूरोप एंड अमेरिका एंड एवरीवेयर एल्स. It will be something the entire world will be proud of, instead of the years of embarrassment and humiliation that we have been forced to suffer due to incompetent and cowardly leadership. यानी उसने कहा जो मैं ये डील बना रहा हूँ ये पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी, और आने वाले दिनों में पता चलेगा ये कितनी बड़ी डील थी। एक डील इनकी ज़रा वेनेजुएला में देख लेते हैं। वेनेजुएला में इन्होंने एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को निकाला और उसकी पूरे मुल्क को धमकाया कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, तुम्हारा पार्लियामेंट हमारी बात नहीं मानेगा तो हम धज्जियाँ उड़ा देंगे। पार्लियामेंट ने उनकी बात मान दी। जैसी पार्लियामेंट ने उनकी बात मारी तो जो वेनेजुएला का नेशनल रिसोर्स था तेल, वो सारा का सारा अमेरिका ने कब्जा कर लिया। अब वो सारा का सारा माल अमेरिका को दे रहे। इसमें क्या अच्छा था वेनेजुएला के लिए, वेनेजुएला के लोगों के लिए, दुनिया के लिए पता नहीं। हाँ, अमेरिका के लिए ज़रूर अच्छा था कि वेनेजुएला के रिसोर्स पे कैप्चर हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे वो क्यूबा पे कर रहे हैं। ईरान में भी उनकी यही ख्वाहिश थी। जो उनको एक पट्टी पढ़ाई गई थी वो ये थी कि ईरान की रजीम को गिराना मसला नहीं है, जैसे तुम रजीम गिराओगे तो इनके रिसोर्स पे हम कब्ज़ा कर लेंगे, यानी कि इजराइल, अमेरिका और यूरोपियन ममालिक। ये यूरोपियन ममालिक भी ना, बिल्कुल आप इनसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। अमेरिका जाके जंग लड़ता है लेकिन माल इन्हीं को बेचता है। यानी कि इराक़ की जंग मेजॉरिटी अमेरिका ने लड़ी, लेकिन वहाँ से तेल ब्रिटिश कंपनीज भी निकाल के गई। अफ़गानिस्तान में कोई रिसोर्स था, यूरोप भी गया। तो यूरोप जब
स्पॉइल्स ऑफ वॉर की बारी आते हैं ना, तो मौके पे पहुंच जाते हैं कि जनाब सर जी हमारा ऐसा भी दे दो। तो ये इन मुल्कों के पास आ जाना था, यानी कि एक नेचुरल रिसोर्स एक इलाके का चोरी करके ये लोग ले जाते हैं और उसके लिए कत्ले आम करते हैं। मसलन अगर आप सिर्फ कोलंबिया के अंदर पढ़ लें इन्होंने क्या क्या किया है, आप पढ़ लें ग्वाटामाला में इन्होंने क्या क्या किया है, आप पढ़ लें इन्होंने निकरागुआ में क्या क्या किया है, वेनेजुएला में क्या क्या किया है, सिर्फ रिसोर्सेस ही खातिर इन्होंने नस्लें तबाह की। इन्होंने उन लोगों की मतलब कि आप समझिए कि पूरे के पूरे जो सोशल फैब्रिक होता है ना, उसको तबाह किया अपने फ़ायदे के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि मुझे दो किस्म की हीट मिल रही है। एक हीट मुझे अपनी लोकल पॉलिटिक्स से मिल रही है कि जनाब तुमने दुनिया को दलदल में डाल दिए, महंगाई बहुत हो गई। उसका जवाब उसने दे दिया कि जो डील मैं बनाने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी है, ईरान की डील बहुत बड़ी होगी। दूसरा जो उसको गालियाँ पड़ रही हैं वो ये है कि तुम बेसिकली बेंजामिन नेतन्याहू के कुत्ते हो, उसने तुम्हें पट्टा डाला हुआ है, वो तुम्हें जहाँ मर्जी लेके चलता है। उसने कहा कि जनाब बीबी ने मुझे बिल्कुल जंग में नहीं धकेला था, जंग तो इनेविटेबल थी जब से 7 अक्टूबर हुआ था। हम ये जंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे हमेशा से यकीन था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता, और 7 अक्टूबर के बाद तो साबित हो गया था कि जो ईरान है उसकी बिल्कुल कोई ट्रस्ट नहीं हो सकता। इनफैक्ट हम ये जंग बहुत बड़े पैमाने पे जीत रहे हैं। हम ये जंग इतने बड़े पैमाने पे जीत रहे हैं, हमारी मिलिट्री बहुत अमेजिंग है। अगर आप हॉरेंडस डिस्कस्टिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स सुनोगे तो आपको लगेगा कि हम जंग हार रहे हैं, लेकिन असल में हम जंग जीत रहे हैं। ईरान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, उनके पास कोई एंटी मिसाइल एंटी एयरप्लेन इक्विपमेंट नहीं है, नेवी नहीं है। हालांकि जो मकसद था ट्रंप के ब्लॉकेड का, वो एक्चुअली ब्लॉकेड नहीं था, वो मकसद ये था कि वहाँ वॉरशिप्स उतार के उनकी नेवी को डिफीट किया जाए। ईरान की नेवी ने बाकायदा ब्लॉकेड किया हुआ है, इट इज़ देयर। ईरान ने जंग के आखिरी दिनों में जहाज़ गिराए हैं, द एंटी डिफेंस एयर डिफेंस इज़ देयर, बलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बहरहाल ये सारा कुछ जो झूठ बोलता रहता है, कोई मसला नहीं। और साथ ही उसने रीट्रेट किया कि ये ब्लॉकेड तब तक नहीं हटेगा जब तक ईरान हमारे साथ डील नहीं बनाएगा। वैसे कुल ब्लॉकेड की ड्यूरेशन के दौरान सिर्फ 27 जहाज़ रीडायरेक्ट हुए हैं, यानी जब ईरान ने ब्लॉकेड डाला था तो मुकम्मल बंद हो गया था, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को माल जाता था। जब से अमेरिका का ब्लॉकेड लगा और ईरान ने थोड़ा सा ब्लॉकेड खोला है तो ईरान ने कई जहाज़ गुजार दिए, सिर्फ 27 जहाज़ ही अमेरिका रोक पाया। चाइना के जहाज़ भी जाते रहे हैं, पाकिस्तान के जहाज़ भी जाते रहे हैं, और मुल्कों के जहाज़ भी वहाँ से निकले हैं। अब इस सारी एस्केलेटिंग सिचुएशन के अंदर ट्रंप जो है वो एक सरेंडर स्टाइल टॉक्स बनाना चाह रहा है, लेकिन ईरान इसको रिजेक्ट कर रहा है। सरेंडर स्टाइल टॉक्स क्या होती हैं कि हमने आपको कंप्लीटली डिफीट कर दिया, अब आप सिर्फ सुलहनामा साइन करने आ रहे हैं। ईरान कह रहा है कि ऐसी बात ही कोई नहीं है। ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा कि अनकंस्ट्रक्टिव और कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स फ्रॉम यूएसए ऑफिशियल्स कैरी बिटर मैसेज। ईरान के अंदर इस वक्त ये बात आम हो चुकी है कि अमेरिका ने जंग एस्केलेट करनी ही करनी, अमेरिका नहीं इंटरेस्टेड हम ऐसा चीज़ रोकने में। और इस बात की एक अजीब सी निशानी भी मिलती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है ऑन द आई बिलीव 51st या 52nd डे ऑफ द वॉर जो गुजर रही है कि मैं रश में नहीं हूँ ये डील बनाने के लिए ईरान की। हालांकि एक तरफ वो कहता है बुध तक टाइम है, नहीं तो बम मार दूंगा, साथ ही वो कहता है कि मैं रश में नहीं हूँ डील बनाने के लिए, जल्दी में डील अच्छी नहीं बनती, हम ठहर के डील बना लेंगे। तो ये जो लोग थे जो स्पेकुलेट कर रहे थे कि जनाब मंडे से मार्केटें खुल जाएंगी, बाहर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की बहरहाल इसमें अनथक मेहनत है कि इसी हफ्ते कोई ना कोई मैटर कंक्लूड हो। पाकिस्तान की अव्वल कोशिश है कि जनाब इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर सारे मैटर्स लिखे जाएं, इन दोनों मुल्कों की एक सुलहनामा ऑफ सॉर्ट्स हो जाए, नॉर्मलाइजेशन हो, ताकि दुनिया की मईशत वापस ऑन ट्रैक हो। बहुत बड़ा हदफ है, अल्लाह करे पाकिस्तान इसको अचीव करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि इस वक्त आप समझें कि जो रिलीफ है ना वो ही असली विक्ट्री है दुनिया के लिए। अमेरिका नहीं फतह कर सकता ईरान को इस तरह, ईरान का कोई इंटेंशन नहीं है अमेरिका को फतह करने की, ना ही ईरान की कोई वाज़ेह इंटेंशन थी न्यूक्लियर बम बनाने की, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिला वजह एक झूठा जिन खड़ा करके ये मामला लेके चल रहा है। प्लेटो की एलिगोरी ऑफ द केव और जिम कैरी की डार्क कॉमेडी द ट्रूमन शो का आपस में क्या ताल्लुक है, जहां एक तरफ प्लेटो बात करता है उस इंसान की जिसको कैद में रखा गया है और उसकी जो दुनिया है उसके लिए क्यूरेट की जाती है और उसको कोई अंदाजा नहीं है कि उसके बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ ट्रूमन शो के अंदर स्पॉयलर्स यहाँ नहीं मिलेंगे। अगर आपको स्पॉयलर्स चाहिए तो आपको हमारा द क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। yawnpodcast.com पे जाएं, अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि जुमे के जुमे में आपको पॉपुलर मूवीज़ और टीवी के बारे में स्पॉयलर्स दे सकें। शुक्रिया। अच्छा, ईरान इन द मीनवाइल अपने सारे एलाइज से बात कर रहा है
उन्होंने रशिया से ये बात की है, उन्होंने बड़ा क्लियरली किया कि यार हम हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम रद्द अमल बनाएंगे। अगर अमेरिका हमारे साथ ठीक चलेगा हम डील बना लेंगे, अगर वो ठीक नहीं चलेगा तो फिर जंग इज़ बैक ऑन द कार्ड्स। और ये एक बहुत हार्श रियलिटी है। ईयू ने इस सब में फ़ैसला किया कि जनाब जो सैंक्शंस हैं वो लगाए जाएंगे, जो ईरान पे लगाए हुए हैं उसको हम वाइडर रीजन पे लगाएंगे, उन लोगों पे भी लगाएंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को ब्लॉक कर रहे हैं। अब वल्ला ही वो अमेरिका की बात कर रहे हैं कि ईयू अब अमेरिका पे सैंक्शंस लगाएगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के अलावा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को कोई ब्लॉक कर नहीं रहा। अभी यहाँ पे सोमाली पायरेट्स पहुँचे नहीं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ ब्लॉक करें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग दो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसी, मैं समझता हूँ, अमेरिका के फेलियर और लॉस ऑफ वॉर से। पहली एक चीज़ हुई है कि पाकिस्तान ने जो $1.5 बिलियन का सूडान से वेपन सेल कर रहा था उसको सऊदी अरेबिया ने ऑब्जेक्शंस लगाए। ये रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है। जो $1.5 बिलियन का एक सूडानीज़ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम ये सौदा कर रहे थे, हमने कुछ अर्से पहले रिपोर्ट भी किया था, सऊदी अरेबिया ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया। रॉयटर ने पहले बताया था कि जनवरी के अंदर ये डील सऊदी अरेबिया ने ब्रोकर कराई थी, बट नो फाइनेंसिंग फ्रॉम रियाद वाज डिस्क्लोज्ड एट द टाइम। Deal was among several defense deal sales being negotiated with the Pakistan military after its jets and weapon systems gained prominence following skirmishes in the India में war last year। अब डील रोकने का क्या वजह है मैं बताता हूँ। ग्लोबल रीपोजिशनिंग हुई है। अगली खबर से आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया ही किया था जॉइंट डिफेंस का, अब कतर भी मैदान में आ गया। कतर ने मूव किया है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान ताकि वो पाकिस्तान से अपना बॉर्डर डिफेंड करा सके। कतरीज और सऊदीज़ अपने बॉर्डर्स खुद डिफेंड नहीं करना चाहते, जिस तरह यूएई नहीं करना चाहता। दे वांट टू हायर द बेस्ट पॉसिबल आर्मी। अमेरिका के साथ वो नहीं फील करते कंफर्टेबल अब पोस्ट ईरान वॉर। क्यों? क्योंकि जब ईरान ने उन पर हमला किया, उनकी मीशत तबाह हुई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, तो अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। उनको पाकिस्तान पे ज़्यादा ट्रस्ट है। फिर दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको लगता है कि पैसे के एवज़ हम इन्हें किसी तरफ भी पुश कर सकते हैं। एंड टू दिस टू सम एक्सटेंट इज़ करेक्ट। अभी भी जो सऊदी अरेबिया ने पे ऑफ किया है हमारा डेट, सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए और उन्होंने गारंटी की है कि हम और पैसे भी आपको देंगे। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि अगर ईरान के साथ एस्केलेशन होती है तो फिर आप भी हमारे लिए आके लड़ेंगे, एज इन पाकिस्तान भी जाके लड़ेगा। आप इस पूरे जियो पोलिटिकल सिनेरियो को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें। अमेरिका ईरान पे जंग मुसल्लत करता है, उसके जवाब में ईरान अमेरिकन बेसिस को हिट करता है मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट सारा वनरेबल हो जाता है। अब यूएई फर्मली जाके इजरायली गोदी में बैठ जाता है कि इजराइल मुझे बचाएगा। सऊदी अरेबिया और कतर डिसाइड करते हैं कि नहीं, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऊपर जाती है, पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशनिंग ऊपर जाती है। हाउएवर पाकिस्तान ये जंग लड़ना नहीं चाहता ईरान के साथ। लेट मी बी वेरी क्लियर। पाकिस्तान को पता है कि हम अपने नेबर के साथ जंग लड़ेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। हम ऑलरेडी अफगानिस्तान के लोगों के साथ जंग लड़ चुके हैं, जो हमने तालिबान के साथ लड़ी थी मुशर्रफ साहब के दौर में। उसके बाद दूसरा, पाकिस्तान जिस तरह ईरान को एम्ब्रेस कर रहा है, पाकिस्तान को ज़्यादा स्ट्रेटिजिक डेप्थ है ईरान के साथ कारोबार करने की बनिस्बत के सऊदी अरेबिया जी, क्योंकि आपका इमीडिएट नेबर है, रिसोर्स रिच है, आपका लैंड रूट बनता है, उनके पास हॉट वाटर एक्सेस भी है। इसलिए पाकिस्तान अनथक मेहनत कर रहा है नेगोशिएशन करवाने के लिए। अब आपके सामने 3 वर्ल्ड सिनेरियोज हैं। एक वर्ल्ड सिनेरियो विच इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो कि पाकिस्तान कोई डील ब्रोकर करवा लेता है ईरान और अमेरिका की। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तो विंडफॉल आएगी और पाकिस्तान मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। ईरान से भी उनके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के चंगे दिन आ जाएंगे। दूसरी सिचुएशन है कि डील नहीं बन पाती और जंग रिज्यूम होती है, और इस जंग के अंदर ईरान सऊदी अरेबिया और कतर को टारगेट नहीं करता, बाकी मिडिल ईस्टर्न ममालिकों को और इजराइल को मारता है। तो फिर पाकिस्तान को डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। हाउएवर इजराइल और अमेरिका उस टाइम के ऊपर ईरान पे फिर ऐसे खौफनाक हमले करेंगे और ईरान पर जवाबी कार्रवाई में खौफनाक हमले करेगा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस बड़े आम हो जाएंगे, तो हम कन्फ्यूजन के एरा में रहेंगे। और तीसरा सिनेरियो ये है कि ऑल आउट वॉर हो जाती है। यहाँ पे अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट कर देता है, इजराइल लेबनान में, सीरिया में इन्वेजन स्टार्ट कर देता है, ईरान हर मुल्क पे राशन पानी लेकर चढ़ दौड़ता है। तो फिर पाकिस्तान के जो जॉइंट पैक्ट्स हैं वो इन अफेक्ट आ जाएंगे, स्पेशली अगर सऊदी टारगेट होता है। तो दैट इज़ वर्ल्ड वॉर 3 सिनेरियो। एक पूरा खिता सॉर्ट ऑफ जंग लड़ रहा है।
हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह सबको हदायत दे, स्पेशली अल्लाह जो दज्जाल ट्रंप और दज्जाल बेंजामिन नेतन्याहू है, इनको समझाए कि तुम दुनिया को जिस आग में डालने लग गए हो, उस आग के बाद मुसलमानों के लिए तो जन्नत है, तुम लोगों ने जहन्नम ज़रूर जाना है इंशाल्लाह। तुम लोगों ने अपना मुकद्दर सील कर लिया। आप हिपोक्रेसी का लेवल देखिए, डोनाल्ड ट्रंप खुद जंग में लड़ने से भागा हुआ है। खुद जब उनकी आई बिलीव इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वियतनाम वॉर की कंस्क्रिप्शन थी, तब भाग गया था वो। उसके माँ बाप ने बहाना बना दिया कि इसको कोई बीमारी है, ये कर नहीं सकता। और बेंजामिन नेतन्याहू की क्या असलियत है, जब आईडीएफ के सोल्जर जाके मार रहे होते हैं बॉर्डरों के ऊपर, तो उसका बेटा पार्टी कर रहा होता है अमेरिका बैठ के। तो ये तो इन लोगों का करैक्टर है, ये इन लोगों का। और ये किस कौम से लड़ रहे हैं, जिसका अपना सुप्रीम लीडर शहादत पेश कर रहा है, जिसका प्रेसिडेंट कह रहा है कि शहादत ही मैं चाहता हूँ। तो ये जंग बहुत ही खौफनाक मोड़ पे चली जाएगी। अल्लाह ईरान को अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे, पूरी मुस्लिम उम्मत को रखे। अल्लाह पाकिस्तान के जो एफ़र्ट्स हैं उनको कामयाब करे, उनकी नेक नीति को इंश्योर करे, और अल्लाह सारे मुसलमानों को अंदरूनी और बैरूनी फ़ितनों से बचाए, क्योंकि ये दौर है फ़ितनों का। मुख्तलिफ़ शक्लों में वो हमारे सामने आते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से वो हमारा भला भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं। आप समझे कि हर वक्त ही आजमाइश का है, और इतनी आजमाइश का है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सच बोलने की जो कीमत है वो अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि दजल का वक्त है, और बज़ाहिर जो आपको लगता है सच है वो है नहीं। मैं एक बयान सुन रहा था जो मर्दान जलसे में किया था, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान वाले, ये मेरा लीडर यानी इमरान खान साहब 2002 से कहते हैं। इस पे काफ़ी लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो सही कह रहे हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ मुसलमान मुल्कों के लिए हमेशा ये रहा कि इनसे मुज़ाकरात करो, इनसे लड़ना नहीं है हमने। और ये 2002 से वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तब पाकिस्तान अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा था। तो उस मामले में इमरान खान साहब की कंसिस्टेंसी है। हाँ, जो सक्सेसफुल डिप्लोमेसी हमारी फ़ौज कर रही है, क्योंकि जो आप फ़ौज की डिप्लोमेसी देखते हैं वो ये नहीं है कि आसिम मुनीर साहब वहाँ फिज़िकली जाकर विज़िट कर रहे हैं। फ़ौज की डिप्लोमेसी ये होती है कि पिछले 25 साल से मिडिल ईस्ट का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी फ़ौज के अंदर पाकिस्तान ना हो, आपके अफसर ना हो, आपके मिलिट्री अटैशीज़ ना हो, आपके एम्बेसडर्स ना हो, पूरा नेटवर्क उनका है। अभी कुछ एम्बेसडर्स रिसेंटली लगे हैं, आप देख लें कितने रिटायर्ड फ़ौजी हैं। ये पूरा एक वसी नेटवर्क है जिसके तहत ऑपरेट कर रहे हैं। आपकी सिविल गवर्नमेंट जितना रूम देती है उतना वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स होने चाहिए थे या पॉलिटिशियंस होने चाहिए थे, नहीं है, आर्मी। हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स ने हमेशा हर साल मिलिट्री स्पेस इंक्रीज़ किया। ज़ियाउल हक साहब के बाद ना जो चीफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने एक फ़लसफ़ा बनाया था कंट्रोल डेमोक्रेसी का। वो पूरे 90s में देखा, फिर एक मुशर्रफ साहब का टेन्योर आया, फिर वो एक परफेक्टेड तरीके में सामने आया। तो हम एक कंट्रोल डेमोक्रेसी में रहते हैं, जहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं होती, सिलेक्टेड होती है। एक बाज़ार इलेक्शन तो कराए जाते हैं, सिलेक्टेड होती है, और वो सिविलियन गवर्नमेंट जो होती है उसको कुछ इख्तियारात दे दिए जाते हैं। मिसाल तौर पर ये जो आप प्रोविंसेस के अंदर काम देखते हैं, ये सिविलियन गवर्नमेंट के होते हैं। रमज़ान ने के बान कर लो, सहूलत बाज़ार कर लो, ठीक है, ये चीज़ें ये सिविलियन गवर्नमेंट के होते हैं, ये कोई इसे फ़ौज नहीं होती। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, बॉर्डर्स, सिक्योरिटी, आपके बजट एलोकेशंस, आपकी फ़ॉरेन साइड, ये सारे फ़ौज करती है। इनफैक्ट अनकरीब आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी तो वर्चुअली मेरे ख्याल है सिस्टम्स को टेक ओवर कर चुकी है। ये पॉलिटिशियंस तो ब्यूरोक्रेसी बगैर ऑपरेट ही नहीं कर सकते। तो फ़ौज और ब्यूरोक्रेट्स के दरमियान, यानी कि 3 किस्म की ब्यूरोक्रेसी हैं मॉडर्न डे एंड एज में, मॉडर्न वेस्टर्न पैराडाइम है ये। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जुडिशल ब्यूरोक्रेसी और सिविल ब्यूरोक्रेसी। मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी वर्चुअली हर चीज़ चलाते हैं पूरी दुनिया में। जो जुडिशल ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़ा सा रूम फ्रीडम दे देती है कि आप बोल सकते हैं, पहन सकते हैं, खा सकते हैं, बट मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी वर्चुअली हर चीज़ चलाती है। अगर आप चाइनीज़ वर्ल्ड ऑर्डर को समझना चाहें तो चाइनीज़ वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर को मानता है कि देयर मस्ट बी ऑर्डर इन द लैंड, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है कि हमने दुनिया को एक झूठा ख्वाब देना है, अपने लोगों को भी फ्रीडम्स का, वेर यू हैव द फ्रीडम टू से व्हाट यू वांट बट नॉट डू व्हाट यू वांट। मसलन अमेरिका के लोग जितना मर्जी चाहें तो फ़लस्तीन के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते, ईरान के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। अमेरिका के लोग जितना मर्जी चाहें वो होमलेसनेस इन अमेरिका के बारे में कुछ नहीं कर सकते। बोल सकते हैं,
यानी कि आपकी जो एजेंसी है वो सिर्फ बात करने तक है, करने तक कुछ नहीं। और यही मामला दुनिया भर में एक्सपोर्ट हुआ है। तो आपको दो मॉडल मिलते हैं, एक मॉडल जहाँ पे सरकार जो कहेगी वही होगा और आप चूँ नहीं कर सकते, और एक वो मॉडल कि सरकार जो कहेगी वही होगा लेकिन आप चूँ कर सकते हैं। तो वो जो मुअज़्ज़फ़ फ़ाते वाला आर्गूमेंट था वो तो बढ़ गया। तो बाकी हम तो दुआ गो ही हैं, आप लोगों को निशानदेहियाँ करते रहते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।